आज जो कविता मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसका शीर्षक है 22वीं सदी। मैं 22वीं सदी में एक वृक्ष के नीचे खड़ा था। मैं 22वीं सदी में एक वृक्ष के नीचे खड़ा था। इसे 20वीं सदी में किसी सीमेंट कंपनी ने रोपा था। दुनिया के तमाम वृक्ष कट जाने के बाद यह अकेला पेड़ बचा था, जिसे साल बोरर छेद नहीं पाया था। 22वीं सदी के ध्वस्त महानगर में यह वृक्ष 20वीं सदी में हासिल उन्नति का प्रमाण था। पेड़ की अनगिनत मंजिलों में असंख्य कमरे थे और उनमें एक भी खाली नहीं था। थे असंख्य दरवाजे, लेकिन उनमें एक भी खुला नहीं था। 22वीं सदी में जी रहे थे 20वीं सदी के सयाने, 20वीं सदी की हवा में सांस ले रहे थे। वे बहुत बुद्धिमान थे, पवित्र विचारों से ओतप्रोत, और उन्हें अपने पर गर्व था। वे भविष्य पढ़ लेने का दावा करते थे और समय की नदी में वे उल्टे लौट सकते थे, सृष्टि के पहले दशक तक। वे साहसी आखेटक थे और अक्सर मृगों का पीछा करते हुए इतिहास में विलम जाया करते थे। वे पृथ्वी के कण कण में प्रभु की महिमा देखते थे और सर्वत्र व्याप्त हो जाना चाहते थे। वे स्वदेश में रहते थे। वे स्वदेश में रहते थे और उनके वंशधर प्रवास पर आया करते थे। इस तरह वे अयोध्या और अमेरिका में एक साथ जी सकते थे। 20वीं सदी की वसुधा में बहुत छोटा था उनका कुटुंब। वे सचमुच कर्मयोगी थे, उद्यमी और उदार। उनके स्पर्श में पारस था। चारों तरफ बिखरा सोना ही सोना, उनकी आत्मा भी कुंदन। उन्होंने बहाई समृद्धि की नदियाँ, कोला की बाढ़ में उफनी कालिंदी, बरसे उपहारों पर उपहार, चकित हुए गोवर्धनधारी। 20वीं सदी में था कितना कुछ करने का अवसर, धर्म और धन में था कितना अद्भुत संबंध। 20वीं सदी में कितना कुछ था करने का अवसर, धर्म और धन में था कितना अद्भुत संबंध। नूतन और पुरातन का था कैसा मणिकांचन योग, पूरब और पश्चिम में था कैसा अनुपम सौहार्द। 20वीं सदी के सयाने 22वीं सदी के सपनों में डूबे, अकेले वृक्ष की छाया से मैं वर्तमान में लौटा, अपनी सदी से डरा डरा। नमस्कार। एक लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है चंचला लक्ष्मी। ट्रेन अपनी स्पीड से दौड़ रही थी। जब भी ट्रेन पटरी बदलती, उसके झटके से सामने की बर्थ पर बैठी बच्ची चिहुक कर अपनी दादी को पकड़कर हंसने लगती। दादी भी प्यार से उसे खुद से चिपका लेती। यह देखकर सामने सीट पर बैठे रमाशंकर भी मुस्कुरा उठते। वे लगातार उस खूबसूरत बच्ची को निहार रहे थे। उन्हें अपने बचपन की वो सामने लाल कोठी में रहने वाली लड़की याद आ रही थी। एकदम ऐसी ही शक्ल सूरत चंचल हंसोड़ लड़की थी, सुधा। उन्होंने बच्ची से पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? बच्ची ने एक पल अपनी दादी की तरफ देखा, फिर बोली, रमा बंसल। रमाशंकर चौंके, फिर बोले, बहुत प्यारा नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? रमा जी, अभी 4th स्टैंडर्ड में गई हूँ। ये मेरा नाम मेरी दादी ने रखा है। अच्छा, वेरी गुड। बच्ची की दादी मुस्कुराई। अभी रमा की छुट्टियाँ थीं, हम इसे अपने साथ बॉम्बे ले जा रहे हैं। 1 सप्ताह बाद बेटा बहू भी हमारे पास आने वाले हैं। उन्हें सुधा की बात याद आ गई। वह उसे चिढ़ाते हुए कहती थी, क्या 2 नाम रख कर बैठे हो? मैं तुम्हारा आधा नाम रमा रख लेती हूँ और तुम केवल शंकर। आप लोग यहीं कलकत्ता में रहते हैं? रमाशंकर ने पूछा। मिसेज बंसल बोली, जी हाँ, यहीं पले बढ़े हैं। बेटे ने यहाँ बिजनेस संभाल लिया तो उसके दादा ने बॉम्बे में अपनी ब्रांच खोल ली।
अच्छा अच्छा जी, कलकत्ता में कहाँ? हम लोग शुरू से ही भवानीपुर में रहते हैं, पर मेरा मायका लिलुआ में है। रमाशंकर थोड़ा चौंके। हल्की उनकी इच्छा हुई पूछें, लिलुआ में कहाँ? उन्होंने देखा मिसेज बंसल बच्ची के लिए प्लेट में खाने का सामान निकालने में व्यस्त हो गईं। इतनी बड़ी थी सुधा। रमाशंकर का परिवार लिलुआ में छोटे से किराए के घर में रहता था। रमाशंकर के बाबूजी रेलवे में खलासी थे। सामने ही भव्य लाल कोठी में सुधा का परिवार रहता था। छोटी मोटी ज़रूरतें, कानूनी सलाह मशवरा लेने अक्सर उन लोगों का लाल कोठी में आना जाना होता था। रमाशंकर 5वीं और सुधा 4थी क्लास में पढ़ते। अपनी 5वीं की पुस्तकों पर आंगन में बैठे रमाशंकर को सुंदर व्यवस्थित ढंग से कवर चढ़ाते देख सुधा की माँ ने सुधा की पुस्तकों पर भी ऐसे ही कवर चढ़ाने के लिए रमाशंकर से कहा। पेपर गोंद लाने के लिए उसे 50 रुपये भी धरा दिए। रमाशंकर ने खूब सफाई और अच्छी तरह सुधा की किताबों पर भी कवर चढ़ा दिए थे। सुधा बहुत खुश थी। वो उन दिनों स्कूल में कढ़ाई सीख रही थी। सुधा ने 2 रुमालों पर कढ़ाई कर रमाशंकर लिखा और उस पर त्रिशूल का चिन्ह बना उसे भेंट किया। ये ले रमाशंकर, तेरा इनाम। मेरे कवर मेरी क्लास में सबसे अच्छे हैं। अगले साल रमाशंकर 6वीं, सुधा 5वीं क्लास में गई। इस बार भी रमाशंकर ने उसकी किताबों पर कवर चढ़ा दिए। इस बार सुधा ने रुमाल के साथ साथ अपने पापा से एक खूबसूरत डायरी लेकर उसमें शिव जी का चित्र बनाया और दूसरे पेज पर माँ सरस्वती का चित्र बनाकर उसे डायरी भेंट की। वह सुधा की ड्राइंग देखता रह गया। उन्हीं दिनों रमाशंकर के पिताजी का ट्रांसफ़र उत्तर प्रदेश हो गया। आज इस बच्ची को देखकर अनायास सुधा की याद आ गई। बचपन की स्मृतियों में भूली बिसरी यादें किसी फिल्म की तरह आंखों में घूम गईं। किसी के मोबाइल पर बात करते हुए मिसेज बंसल हड़बड़ाकर सामान समेट रही थीं। रमाशंकर चौंके। क्या हुआ मैडम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, असल में रमा के दादाजी हमें 2 स्टेशन पहले ही लेने आ रहे हैं। वहाँ मेरी दादी माँ के बनाए चित्रों की एग्जीबिशन लगी है, बच्ची बोली। रमाशंकर कुछ पूछें, कुछ समझें, कुछ सोचें, तब तक दोनों सामान समेटते घसीटते रहे। गाड़ी स्टेशन पर आ लगी। लगभग दौड़ते हुए एक सज्जन डब्बे में घुसे। जल्दी करो सुरहा, गाड़ी यहाँ केवल 5 मिनट रुकती है। उनके जाने के बाद रमाशंकर कुछ देर स्तब्ध से रहे। उसे एक पल में कितने ही दृश्य चलचित्र की तरह उनकी आंखों के सामने से गुजर गए। फिर उन्होंने मुस्कुराकर अपने सर को एक झटका दिया। अरे यार, मैं तो सदा से सुस्त और स्लो, और वो सदा से अपने स्कूल की प्रसिद्ध चंचला लक्ष्मी। नमस्कार। 2 छोटी छोटी लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली लघु कथा का शीर्षक है बाथटब। भाई की शादी के 2 साल बाद उषा को मायके आने का अवसर मिला। 7 मासी डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य को देखते हुए रमेश और सासू माँ ने उसे मायके नहीं जाने दिया। ससुराल में डॉक्टर के निर्देशानुसार जच्चा बच्चा दोनों को गाय का दूध दिया जाता, पर वह दूध ग्वाला देकर जाता था। उषा ने तो दूध का एक घूंट गले से उतारा और बता दिया, यह गाय का दूध है ही नहीं। बचपन से उसने अपने घर में गाय का दूध ही पिया था। आखिर 6 माह के बेटे को लेकर कम से कम 1 माह मायके में रहने की इजाज़त उषा को मिली गई। सभी जानते थे उषा के मायके में ऊंची नस्ल की एक स्वस्थ गाय है, जो अभी कुछ दिन पहले ही ब्याई है। 2 साल बाद उषा के आने से सभी बहुत प्रसन्न थे। सभी के गले मिलने के बाद उषा ने आवाज़ लगाई, मंगला, पर सन्नाटा छाया रहा। उषा ने फिर 2 बार पुकारा, मंगला, मंगला, तो कहीं दूर से गाय के रंभाने की आवाज़ आई। उषा ने ज़रा आश्चर्य से माँ की तरफ देखा। मंगला कोठे में नहीं है क्या माँ? कहीं दूर से उसकी आवाज़ आ रही है। भाई उठकर अंदर चला गया। माँ ने सिर झुका लिया। उसे बिश्नोई जी को भेज दिया बेटा। बहू को गाय कोठे से बदबू आती थी। वहाँ अब बाथटब
वाला बड़ा सा बाथरूम बनवा लिया है। दूसरी लघु कथा है सुबह का नाश्ता। सीमा ने किचन में जाकर देखा, आज नाश्ते में पोहा बना था। रोज़ की तरह उसने अपने और बाई के लिए 2 कप में चाय और 2 प्लेट में पोहा और उस पर प्याज नमकीन डालकर नींबू की कुछ बूंदें डाली। जब उसने बाई के पोहे पर नींबू डालने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने कहा, ठहरिए मालकिन, मेरे पोहे में नींबू मत डालना। सीमा ने आश्चर्य से कहा, नींबू तो अच्छा होता है। बाई ने कहा, हाँ अच्छा तो होता है, पर सब खाया पिया झट हजम कर देता है। अभी मुझे 4 घर और काम करना है ना माँ जी। नमस्कार। नमस्कार। कहानी का शीर्षक है क्वारंटाइन। स्टेडियम में रोज लल्ला बास्केटबॉल खेलने जाता है, वहाँ से जल्दी ही लौट आया। क्या बात है लल्ला, आज इतना जल्दी कैसे? दादी क्या बताऊँ, आज मेरे दोस्तों का मन खेलने में नहीं लग रहा था, क्योंकि अनिल के दादाजी सत्य प्रकाश अंकल की डेथ हो गई है। अरे वही ना, जो अभी अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका से आए हैं। हाँ दादी, उन्हें कुछ तकलीफ थी और अभी बाहर से आए हैं, इसलिए उन्हें क्वारंटाइन में एम्स हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उन्हें बहुत घबराहट होने लगी थी, न किसी से मिलना जुलना, नगर में जैसे हालात उनकी हो गई थी। कल वहाँ से सूचना मिली कि उनका हार्ट फेल हो गया। हम बच्चों के साथ वे भी आकर बैठते थे। सच है बेटा, किसी के जाने के बाद सचमुच बहुत खराब लगता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कैसी हो? कितना अधिक अपनेपन व आत्मीयता से कौन बोल रहा है? कमरे की खिड़की दरवाजा सभी बंद है। अकेले पलंग में लेटी हूँ, एसी चल रही है, उसकी ठंडक से कुछ तो राहत मिल रही है, पर यह आवाज़ किसकी है? स्वयं प्रभा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, अतः वह कमरे में ही उठकर टहलने लगी। अचानक ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी हो गई। अपनी ही प्रतीक्षाया को देख सोचने लगी, क्या यह मैं ही हूँ? कितना अधिक बदल गई हूँ, स्वयं को पहचान नहीं पा रही हूँ। प्यार की परत दर परत जैसे अतीत की करवटें मिलने न जाने किसी खोलने में तल्लीन है। स्वयं प्रभा अपनी अलमारी खोलती है, उसमें पुराना एल्बम रखा हुआ था। उस जमाने में संध्या के समय घूमने अवश्य निकल जाते। साथ में हमारी 2 साल की बिटिया रश्मि रहती, कितना हंसती खिलखिलाती रहती। अचानक फेरी वाले को देख चश्मे लेने के लिए मचल उठी। वह फेरी वाला रंग बिरंगे फुग्गे भी रखा था, पर उसे चश्मा नहीं लेना था। वह रोने लगी, अतः उसे चश्मे खरीद कर दे दिए। सच ही कहा गया है, बाल हद से बड़ा कुछ भी नहीं है। चश्मा पाकर रश्मि बहुत खुश हो गई, मानो उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया। हम लोग बाजार में घूम रहे थे, अचानक एक स्टूडियो की दुकान दिखा। चलो एक तस्वीर ले लेते हैं। बरसों बीत गए, एल्बम भी पुराना हो गया है, तस्वीर का कागज भी पीला हो गया है, पर उस तस्वीर में हम कितने प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। मन की शांति भी स्पष्ट नजर आ रही थी। घंटों उस तस्वीर को देखती रही। समय कैसे बदल जाता है। आज आईने में स्वयं को पहचान नहीं पा रही थी। सच ही किसी ने कहा है, हम क्या थे, क्या हो गए, न जाने अब क्या होंगे। बुढ़ापे की दहलीज, शरीर की शिथिलता, बीमारी की दस्तक से परेशानी बढ़ती चली जा रही है। कमरे में अकेले करवटें बदलती हुई दीवार को देखने लगी। छिपकली अपने खाने के लिए उड़ते हुए पतंगा को पकड़ने की कोशिश में कितना धीरे धीरे निकल रही है। पास पहुँचते ही उस पतंगा को दबोच लेती है। पतंगा भी कम नहीं था, अपना बचाव करने के लिए इधर उधर अपने पंख को हिलाते हुए उड़ने की कोशिश में सफल हो जाता है, पर प्रतिशोध की भावना से वह पतंगा बार बार छिपकली के आसपास ही मंडराने लगता है। छिपकली भी कम नहीं थी, वह चुपचाप मौके की तलाश में थी। अचानक छिपकली ने उस पतंगा के मुंह से दबोच लेती है और देखते ही देखते धीरे धीरे उस पतंगा को निगल जाती है। कितना आत्मनिर्भर रहते हैं ये सभी जीव जंतु, सिर्फ मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य को बचपन से
बुढ़ापे तक किसी न किसी आश्रय की जरूरत निश्चित रूप से पड़ती है। रुमाल से पसीना पोंछते हुए आशुतोष अंदर आता है। मम्मी, आपने कंप्यूटर के लिए पेपर मंगाया था। मैंने A4 साइज का एक पैकेट पेपर ला दिया हूँ। स्वयं प्रभा पेपर का पैकेट देखते ही खुश हो गई। बुढ़ापे में छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति हो जाने पर कितना अधिक आत्म शांति मिलती है। तभी मेरी 4 साल की पोती उनकी बेबी कोरोना डरना नहीं, उसे डराना है। दादी, आप बिल्कुल नहीं डरना, मैं उसको बैग को बैग में भरकर डस्टबिन में डाल दूंगी। यह सोच स्वयं प्रभा मुस्कुरा उठी। 80 के करीब पहुंच गई हूँ, पर रोज ही एक नई बीमारी के बारे में सुनते रहती हूँ। एक हमारी दादी थी जो 95 वर्ष की हो गई थी, पर बड़े शान से कहती, मुझे आज तक कोई इंजेक्शन नहीं लगा, मैंने कोई गोली खाई नहीं। एकादशी के दिन नहा धोकर रामायण पढ़ रही थी। जब हमारी अम्मा उनके लिए फलाहार बनाकर लाई तो देखती है दादी आज लेटी सी पड़ी है। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने बतलाया कि 1 घंटा पहले ही इनका प्राण पखेरु उड़ गया है। काम वाली बाई उस दिन कुछ ज्यादा ही देर से आई। बड़ी रानी ने उसे डांट कर कहा, आप तुझे क्या हो गया है? जानती है आज साहब बिना टिफिन लिए ऑफिस चले गए। तुझे इतना ज्यादा रुपया इसलिए देते हैं कि तू रोज टाइम से आती है, समझी? झल्लाकर बाई कहती है, मेरी बात तो सुनो बहू रानी, कल रात भर बिजली बंद थी, रात भर सो नहीं सकी। सुबह सुबह नींद पड़ गई, देर से उठी, इसी कारण देर हो गई। ठीक है, अब जल्दी जल्दी काम खत्म कर। बड़बड़ाती हुई बाई कहने लगी, फ्रिज, मिक्सर, कूलर सब कुछ तो घर में है, पर क्या करें, अभी तक वॉशिंग मशीन नहीं खरीद पाए हैं, इसीलिए देर हो जाती है। कपड़ा तो रोज ही बच्चों का निकल जाता है, उसे धोने में समय भी लगता है। स्वयं प्रभा सोचने लगी, सभी की जीवन शैली का स्तर कितना अधिक बढ़ गया है। भारतीयों ने सचमुच अच्छा प्रगति कर लिया है। विदेशों की चकाचौंध ने अधिकांश युवा पीढ़ी को कितना अधिक प्रभावित कर लिया है कि उसी के रंग में डूब जाना चाहते हैं। फिर भी भारतीय संस्कृति धीरे धीरे लुप्त नहीं हो रही है। कारण यही है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदेशी लाभ लपेट में नहीं आए हैं, इसीलिए हमारी संस्कृति बची हुई है। ईरान, रोम, मिस्र सब जहाँ से मिट गए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज 3 महीने से वैश्विक महामारी कोरोना की चर्चा सब जगह हो रही है, फिर भी भारतीय डर नहीं रहे हैं, धैर्य से उसका सामना कर रहे हैं। विषम से विषम परिस्थिति में भारतीय सदैव एक साथ खड़े होते हैं, यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसी कारण जीत सदैव भारतीयों के कदम चूमती है। धन्यवाद। एक और कविता का पाठ करने में जा रही हूँ। ये राजेश्वरी की कविता है। काफ़ी अच्छी कविता है, समय के अनुकूल है, आप लोगों से साझा करना चाह रही हूँ। औरतें गा रही थीं। तानाशाह को औरतों का गाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तानाशाह परेशान हो जाता और कारिंदों से पूछता, औरतें क्या गा रही हैं? वे अकबकाकर एक दूसरे को देखते और हैरान होते कि यह मक्कार भेड़िया ऐसी वासी बातों से क्यों डरता है। औरतें गा रही हैं। वह एक बहुत ही प्राचीन गीत था, उन रास्तों जितना प्राचीन जो कहीं से कहीं जाते थे और उनसे न जाने कितने रास्ते कहीं से कहीं जाते थे। वे गा रही थीं जैसे तमाम औरतों ने गाया था। वह एक उदास और गहरी पीड़ा का गीत था। जब वे संवेद स्वर में गाती तो धरती उदास हो जाती और लगता कोई बंदी आहिस्ता आहिस्ता जंजीरें काट रहा है और जेल की दीवारें गिर रही हैं। वे सधे हुए हाथों से बीज को मिट्टी से ले रही थीं और हौले हौले गा रही थीं। जब वे उस कारुणिक प्रसंग पर पहुंची कि राजा ने हिरन को मार डाला, हवा अनकने लगी और जब हिरनी खलरी मांगने रनिवास गई कि दे रानी दे, सिर्फ याद के लिए दे, और कौशल्या खंजड़ी मनाने की बात कहकर भगा देती है, तो बादल बरसने लगे। धान रोपने के लिए ऐसे ही मौसम में जब दिन
काम और उदासी और तकरारों से भरे होते हैं और रात भूख और झिंगुरों और मच्छरों की आवाज़ों, थकन और नींद से भरी होती है, उनके सिपाही स्वप्न प्रहर में आए और गीत गाती औरतों को कैद खाने में डाल दिया। और तानाशाह अपने कफन से ज़्यादा सफ़ेद चादर ओढ़े और बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडे बड़े महल में करवटें बदलता रहा। ऐसा समय मक्कारी के ख्यालों से भरा होता है और न्याय और इंसाफ का सर पत्थर से कुचलता है। तभी उसे पता चला कि कोई औरत उम्मीद से है। उसने खर्राटों से राजधानी को भर दिया। एक सुबह जब वह मरी हुई चमड़ी को ढक रहा था और बचे हुए बालों को करीने से सजा रहा था और मध्यम मध्यम वैष्णव जन का गीत गा रहा था, मुंसिफ ने हिलते डुगरते कांपती आवाज़ में बताया, और सब तो ठीक है साहब, और सब तो ठीक है साहब, किंतु बंदीगृह में जन्मने वाले बच्चों ने एक तानाशाह को मिटा दिया था। उसका गीत गले में फंस गया और ढोल थप से फट गया। श्रुति कुशवाहा की ये कविता है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रही थी। इस कविता का मैं पाठ कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ दुनिया की तमाम स्त्रियाँ एक दिन हड़ताल पर चली जाएं, माएँ छुट्टी लें महानता के पद से, एक दिन रोते बच्चे को पुरुष के जिम्मे के छोड़ अपनी पसंद का उपन्यास पढ़ने बैठ जाएं, 4 बार उठे बिना चैन से हो खाना, खाने के बीच साफ न करनी पड़े बच्चे की पॉटी, आधी रात बच्चे के रोने से न टूटे नींद, अल सुबह न उठना हो दूध पिलाने, उस एक रात बचपन की सहेली को बुला, ड्राइंग रूम में सोफे पर फैल देर रात तक मारे गप्पे, सारी माएँ इस दिन बच्ची बन जाएं। प्रेमिकाएं सारे चुंबन स्थगित कर अपने बाएं पैर की छिंगली से प्रेमी के अहंकार को परे झटक निकल पड़े लॉन्ग ड्राइव पर, लौटकर बताएं कि कितना उबाऊ है प्रेमी का लहजा और प्यार का तरीका बेहद बोझिल। बताएं कि वो आज भी हैं प्रेमी से बेहतर और शहर में अब भी हैं कई खूबसूरत नौजवान, आज भी है बारिश कितनी रोमांचक, आज भी है संगीत कितना मोहक, प्रेम करने के लिए और भी अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में। पत्नियों को हड़ताल के लिए इतवार ही चुनना होगा, उस दिन वो सोई रहें देर तक और उठकर सबसे पहले घर के सामने लगाएं अपनी नेम प्लेट, ये उन्हीं का चुना हुआ नाम हो जिसे पुकारा जाना सबसे मीठा लगे। फिर अपने घर पर इत्मीनान से पसर चाय पिए, इस वाले इतवार पत्नियां पहने अपनी पसंद का रंग, खाएं अपनी स्वाद का खाना, टीवी का रिमोट उन्हीं के हाथ में, अपनी मर्जी से देखे दुनिया। हड़ताल वाले दिन सारे कामकाजी औरतें दफ्तर की लॉबी में बैठ ताश खेलें, जोर जोर से करें बातें, उनके कहकहों से गूंज उठें दफ्तर, उनकी मौजूदगी से भर जाए हर कोना। उस दिन इन्हीं का हो कब्जा रिसेप्शन, कॉरिडोर, गेस्ट रूम और लिफ्ट पर। सारे आदमी सीढ़ियों से चढ़े उतरे, रोज उन्हें घूरने वाली नजरें जो बचकर निकलने की कोशिश में हों। तभी कोई कोकिला गुनगुना उठे, हम हैं मताए कूचा वो बाजार की तरह। यूं शर्म से पानी पानी आदमी के जूते भी भीग जाएं। दुनिया की तमाम बेटियां, सहेलियां, सहकर्मी, दोस्त, दादी नानी, चाची मामी, बुआ भाभी, लेस्बियन स्टेट, सिंगल कमिटेड, यह कहकर ऐसी वैसी अच्छी बुरी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जिस दिन ये सब हड़ताल पर जाएंगी स्त्री होना सीख जाएंगी। जिस दिन ये हड़ताल पर जाएंगी, यकीन मानिए उस दिन सारे पुरुष स्त्री होना सीख जाएंगे। उस दिन पुरुष से पुरुष में तब्दीली होंगे, उस दिन ये पुरुष पुरुष से में तब्दीली होंगे। शीर्षक है साहित्य माफिया। जो बहुत कुछ तय होना बाकी है, उसमें एक यह भी है
कि उन्हें साहित्य माफिया की संज्ञा क्यों दी गई अथवा उन्होंने साहित्य माफिया का रूप क्यों धारण किया। दरअसल माफिया तो वे पहले से ही थे, साहित्य बाद में जुड़ा और वे बन गए साहित्य माफिया। भूमि, शराब, रेत आदि के क्षेत्रों में जब उनसे बड़े वीर काबिज हो गए तब उन्होंने अपने लिए किसी नए क्षेत्र की तलाश हेतु दृष्टि दौड़ाई और जाना कि साहित्य असहाय पड़ा है, धरा साहित्य वीरों से खाली हो चुकी है। ऐसे में उन्होंने खुद को साहित्य के लिए समर्पित घोषित कर दिया। कहा कि हम साहित्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। मुश्किल ये थी कि साहित्य अपने लिए उनसे कुछ करवाना नहीं चाहता था। उनकी दृष्टि साहित्य पर भले ही अभी अभी पड़ी थी, लेकिन साहित्य तो उन्हें एक अरसे से टिकटिकी लगाए देख रहा था। वे कुछ करने हेतु 2 कदम साहित्य की ओर बढ़ाते तो साहित्य 4 कदम पीछे हट जाता, क्षमा याचना कर लेता। संपादक उनसे लिखित क्षमा मांग लेते, आयोजक फ़ोन पर क्षमा मांग लेते। उनकी फाइलों में क्षमाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। एक एक रचना 3-3 क्षमाएं बटोरे बैठी थी। वीर तो वे थे ही, क्षमाएं आ गईं तो क्षमावीर हो गए। क्षमा वीरस्य भूषणम को आधार मानकर उन्होंने साहित्य क्षमाओं से श्रृंगार किया और एक साहित्य गिरोह बना डाला। उनके साहित्य गिरोह का मूल उद्देश्य पहुँचे हुए साहित्यकारों का सम्मान करना था। इसमें साहित्य सेवा जैसे शुष्क कार्य के साथ चंदा उगाई जैसा कार्य कार्य भी था। शुरू में वे समिति को गिरोह ही कहते थे। कलम को भी घोड़ा या रामपुरी कहते थे, पर धीरे धीरे संतुलित हो गए, सीख गए सब कुछ। समिति का नाम रखा गया माफिया साहित्य समिति। यहाँ शब्द माफिया अपनी पूरी भ्रामक गर्मा के साथ उपस्थित हुआ। दरअसल ये वह माफिया नहीं है जो उनका अतीत था, ये तो उनके रचना क्रम में से उपजा अति पवित्र शब्द है। समिति का नाम पहले रचना साहित्य समिति रखना प्रस्तावित हुआ था, लेकिन रचना का स्थान क्षमा ने ले लिया। क्षमा से उपजा शब्द क्षमिया, क्षमिया साहित्य समिति। क्षमिया के भविष्य में क्षमिया हो जाने के खतरे से समिति की एकमात्र महिला सदस्य नाराज़ हो गई। उसकी नाराज़गी को ध्यान में रखते हुए क्षमा के उर्दू शब्द माफ़ी को स्वीकार कर लिया गया और फिर माफ़ी से पैदा हुए शब्द माफिया को स्वीकार कर लिया गया। इसमें सदस्यों को अपना भूतकाल भी दिखाई दिया, वर्तमान भी और भविष्य भी। तो अब वे साहित्य के माफिया हैं, भाषा सीख रहे हैं, तौर तरीके बदल रहे हैं। शुरू में उनके साहित्यिक भाषणों में टपकना, टपकाना, सुपारी लेना, एक पेटी, 2 पेटी आदि जैसे शब्द बीच बीच में टपक पड़ते थे। किसी साहित्यकार का सम्मान करने हेतु उसकी सहमति लेने जाते थे तो पीक छींटते मुंह से निकल जाता था, अपन का मतलब ये है बाप के इस बार तेरे को टपकाना है। पिछले साल वर्मा को टपकाया था, गजट में पढ़ा होगा तूने, हमारा काम था। आधा पेटी खर्च हो गया, 25 वर्मा ने दिए, पर तू फिक्र न कर, 20,000 में ही कर देगा तेरा काम, बाकी संस्कृति विभाग से ले लेगा। देगा कैसे नहीं, मंत्री तक पहुंचा अपन को सुपारी दिया तो समझ ले कि अच्छा ही होगा तेरा सम्मान, चकाचक। साहित्यकार बिदक जाता, सम्मानित होने से इनकार कर देता। इनके सम्मान से तो अपमानित रहना ही अच्छा है। लेकिन अब वे सीख गए हैं, भाषा धीरे धीरे पकड़ में आ रही है, तौर तरीके भी बदल गए हैं। पान की पीक बाहर ही थूक कर हाथ जोड़े, सर झुकाए, मे आई कम इन सर की मुद्रा में साहित्यकार के घर में प्रवेश करते हैं और फिर अत्यंत शालीनता से कहते हैं, सर ऐसा है कि इस बार हमारी समिति आपका सम्मान करना चाहती है। पिछले साल वर्मा जी का किया था,
खर्चा जरूर हुआ था 40-50 हज़ार, पर प्रोग्राम पूरी साहित्यिक गरिमा के साथ हुआ था। आपका अधिकार तो उनसे पहले बनता था, वरिष्ठ हैं आप, सक्षम भी। जो संभव होगा आप करना, बाकी संस्कृति विभाग से करेंगे ही वे। और वे स्वीकृति लेकर ही टलते थे। अब सब कुछ बदल गया है। पहले उन्हें रास्ते पर देखकर बालाएं रास्ता बदल देती थीं, अब साहित्य बालाएं उनके दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती हैं। कुछ पिछले दरवाजे से भी प्रवेश प्राप्त कर लेती हैं। बालाओं के हाथों में कापियां होती हैं, कुछ जचवाने के लिए, कुछ छपवाने के लिए। वे पहले जांच परख करते हैं, फिर कापियां देखते हैं, और यदि साहित्य बाला का पिता या साहित्य बाला का पति या खुद साहित्य बाला आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों तो कापी को पुस्तकाकार में परिवर्तित करवा देते हैं। प्रशंसा परमो धर्मा के सिद्धांत पर चलते हैं। दूध के जले हैं, छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। भूल से भी किसी की निंदा नहीं करते। साहित्य की निंदा को दंडनीय अपराध मानते हैं। हो चुकी निंदा जितनी होनी थी, साहित्य की भी और उनकी भी, अब वे निंदा भी सहन नहीं करते। ढेरों कसीदे कंठस्थ हैं उन्हें। रचनाकार के खर्चे पर समीक्षा गोष्ठी आयोजित करते हैं और फिर अपने प्रामाणिक समीक्षकों से भरपूर प्रशंसा बटोरकर रचनाकार की झोली में डाल देते हैं। पुस्तकें बंटने लगती हैं। साहित्य समारोहों में आए बड़े साहित्यकार पुस्तक को दोनों हाथों से स्वीकार कर माथे से लगाते हैं। इसे पुस्तक को भोग लगना कहा जाता है। ये बात दूसरी है कि जाते समय बड़े साहित्यकार पुस्तक को वहीं कहीं फेंक देते हैं। महानगरों के नामी साहित्यकार साहित्य के भगवान होते हैं। उनके छू लेने से रचना कालजयी हो जाती है और फोटो खिंच गई तो धन्य हो गया लेखक। अब वे दिन लद गए जब पत्रिकाएं उन्हें देखकर नाक भौं सिकोड़ा करती थीं। प्रेस के दरवाजे उन्हें देखकर अपने आप बंद हो जाया करते थे। अब तो पसीना गुलाब है उनका। वे खुद ही साहित्य हैं और खुद ही दरवाज़ा, खुद ही खोलते हैं, खुद ही खुलते हैं और खुद ही प्रवेश करते हैं। धन्यवाद। मित्रों, जो कविता या गीत मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो अमर शहीद भगत सिंह को लेकर है। और इसमें कुछ शब्द ऐसे आए हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ी का गीत है इसलिए उन शब्दों को बताना आवश्यक हो गया है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो खेती किसानी से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए आवश्यक हो जाता है। और एक आध शब्द ऐसा है जो अंग्रेजी का शब्द है और जिसका उच्चारण छत्तीसगढ़ के ग्राम्य जीवन जीने वाले जो लोग हैं शुरू में वैसा ही करते थे। अब धीरे धीरे परिवर्तन आया है। वो जो शब्द आएगा आप देख लेंगे। जैसे जियई के रंग होते, जैसे जियई के रंग होते, तैसे मरई के ढंग होते। जेकर मरैहा बिया पे सबोला, तेकर जियमा रंग होते। ये देखिएगा, देशभक्त नहीं मरज सर्दी खांसी माँ, देशभक्त नहीं मरज सर्दी खांसी माँ। हासत हासत चढ़िस भगत सिंह फांसी माँ, हासत हासत चढ़िस भगत सिंह फांसी माँ।
अब के नेता आईसीयू चढ़ते, अब के नेता आईसीयू चढ़ते खांसी मां, हासत चढ़ी भगत सिंह फांसी मां। काम करे अब कौन देश रखवारी के। इसका पहला छंद आज की जो स्थितियां हैं और आज के जो नेता हैं और हमारे वो नेता जो आज़ादी के दौर में थे, उनमें थोड़ी सी तुलना हो गई है। काम करे अब कौन देश रखवारी के, विपत हरैया अब कहाँ महतारी के, नाश करैया कौन है अत्याचारी के, और रूप धरे हैं सबो आज व्यापारी के, जीन हवाई रखवारी हाँ फुलवारी के, और रखवारी राखत है कांटा बारी के, निशा चढ़े है सबला आज लबारी के, गोठ करे माँ चंट हवाएं होशियारी के, देश बुरत है आज इकर बदमाशी माँ, देश बुरत है आज इकर बदमाशी माँ, देश उबारिश चढ़ी भगत सिंह फांसी माँ, देशभक्त नहीं मरे सर्दी खांसी माँ, हासत चढ़ी भगत सिंह फांसी माँ। नवा किसी अब भगत सिंह चूंकि कृषक पुत्र थे, मैंने बात की शुरुआत में ही सीखी है। नवा किस्म लेकर इस वो काम किसानी के, और गर्जिस बांधिस बाना वो बलिदानी के, लाज बचालिस और पंजाब के पानी के, नाथ तोड़ थे किस अंग्रेजिया घानी के, नन पनले गुठिया वे गोट सियानी के, आरत लख पुलिस औका जवानी के, आखर कसबो ग्रंथ साहब के बानी के, और घूर के मिलके रकत हिंदुस्तानी के, हरियाही खेती हा कोनो अपासी माँ, अपासना सिंचाई करना, हरियाही खेती है कोनो अपासी माँ, लहू अपासी चढ़ी भगत सिंह फांसी माँ, लहू अपासी चढ़ी भगत सिंह फांसी माँ। सोन के पिंजरा सुबह के खातिर काल रहे। आजादी की सूखी रोटी जो होती है वो ज्यादा अमृत तुल्य होती है। सोन के पिंजरा सुबह के खातिर काल रहे, सोन के पिंजरा मारे के कंगाल रहे, सोन के पिंजरा सुबह के खातिर काल रहे, और सोने सोन में रह के वो कंगाल रहे। बनमा हरियर चाहे एक डंगाल रहे, बन के सुआ तब भोले माला माल रहे। जी हाँ गुलामी हाँ जीव के जंजाल रहे, मन खे होवत कुकरा सही हलाल रहे। पन अमृत खोजी के यही खियाल रहे, अमृत पर जे मरे अमर वो लाल रहे। अमृत खोजिस आजादी के बासी माँ, अमृत खोजिस आजादी के बासी माँ। अमृत खातिर चढ़िस भगत सिंह फांसी माँ, अमृत खातिर चढ़िस भगत सिंह फांसी माँ। देशभक्त नहीं मरे सर्दी खांसी माँ, हासत हासत चढ़िस भगत सिंह फांसी माँ। एक झनके मरे ले जब लाखों जागे,
एके झनके मरेल जब लाखों जागे, ऐसन मरना लाओ हाँ हंस के मांगे, भेओ न ओला गोली गोला के लागे, देश जगाए बर जैसे क्रिया खागे, महतारी के खातिर कब चोला त्यागे, और महतारी के भगत भगत सिंह अगुआगे, अटकाओ अगुआईस जिंदगी पछुआगे, ऐसन मरना देख मौत हा कौआगे, ऐसन मरना देख मौत हा कौआगे। नवा जागरण फूकिस भारतवासी माँ, नवा जागरण फूकिस भारतवासी माँ, देश जगाइस चढ़िस भगत सिंह फांसी माँ, देश जगाइस चढ़िस भगत सिंह फांसी माँ, देशभक्त नहीं मरे सर्दी खांसी माँ, हासत हासत चढ़िस भगत सिंह फांसी माँ। आइए ले चलता हूँ आप सबको गांव गवई की दुनिया में एक कविता के माध्यम से जिसका शीर्षक है गांव की औरतें। गांव की औरतें मुंह अंधेरे इकट्ठा कर गोबर पाथती हैं गोईठा, चरनी में पानी गोरुन के लिए बहुत जल्दी होती हैं। सूरज की के रास्ते झाड़ कर लीप डालती हैं द्वार। गांव की औरतें बहुत सुंदर होती हैं। कभी नहीं जाती ब्यूटी पार्लर। सूरज के चढ़ते बिलो डालती है मही और सुनहरे हाथ चेहरे पर जगमगा जाती है। गांव की औरतें बहुत मजबूत होती हैं। मेहंदी की चटक पैजनी की रुझुन झिलमिल अथनी के उतरने से पहले भरता हो जाता है परदेसी रोजी रोटी के लिए। तब फिर अंदर बाहर नहीं संभालती हैं अपने यौवन को भी उड़ती नजरों से। गांव की औरतें सूरज ढलते पहुंच जाती है रसोई में। गुगुआने लगता है धुआं, जाता है चूल्हा, बना लेती है बिहारी। दिन भर की भाग के बाद टूट जाता है जिस्म बैलगाड़ी के झरमराते पहिए की तरह। गांव की औरतें नहीं जानती गुदगुदा डंडक बिस्तर पर जाते नहीं होता स्पर्श। अनुभव नहीं होती झुरझुरी। कटे पेड़ ढह जाती हैं बसखट पर। गांव की औरतें बड़ी सजग होती हैं। वे औरत नहीं बस माँ होती है। नहीं होता रास्ता किताबों से पर सपनों के साथ संवारती हैं अपने लाल का जीवन। और आलोकित हो जाता है शहर दर शहर। गांव की औरतें नहीं जानती खंड समय को। उन्हें तो होती है रूस अमेरिका जापान की बातों से। किसी के छेड़ते लगा देती है मीठी छिटकी। वो रस लेती है फलाने की बहू, ठिकाने की जवान बेटी। पीपल वाली बाबा गांव के वाले बाबा सुध की गाय मर कहा साण में। वे जीती है तान में किसी तत्व ज्ञानी की तरह।
गांव की औरतें समाज को बड़े करीने से जीती पूरती हैं। पलक झपकते पता नहीं कब बन जाती हैं काकी दादी नानी मामी पूरे गांव की औरतें पूरी तरह स्त्री होती हैं। मातृण रंच के अंदर नहीं होता सत्पुरुष का अंश। इसीलिए तो सहज सरल स्वादिष्ट निश्चल कोमल टटके नवदीप की तरह होती है। गांव की औरतें बड़ी खूबसूरत होती है। हमारे भिलाई दुर्ग प्रदेश में अनेक भारतीय भाषाओं के साहित्यकार सम्मिलित हैं। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश व इप्टा के संयुक्त चैनल जुगलबंदी में ऐसे अहिंदी भाषी साहित्यकारों की रचनाओं की भी प्रस्तुति हो। इसी क्रम में आज मलयालम भाषा के सुप्रसिद्ध कथाकार केसी चंद्रशेखर पिल्लई जी, जो हमारे भिलाई प्रदेश के वरिष्ठ सदस्य हैं, कि कहानी संग्रह आसमान मेरा हमसफ़र की सबसे छोटी कहानी शीर्षक कहानी का पाठ मैं परमेश्वर वैष्णव कर रहा हूँ। पिल्लई जी हिंदी बोल सकते हैं, पर हिंदी वाचन इनके लिए असहज है। कहानी का शीर्षक है आसमान मेरा हमसफ़र। आसमान और बादल, समुद्र और नदी, पेड़ और पक्षी व खिलते कुमुद से विहंसते तालाब, फसल कटे खेत, जिसके पानी में तैरती छोटी छोटी मछलियाँ, इन सब से मैंने प्यार किया। अपना प्यार इन सब के बीच बांट दिया। अब दिल में जरा भी प्यार नहीं बचा है। किसी को देने के लिए मेरे पास प्यार नहीं है। जब गांव छोड़कर तत्कालीन मध्य प्रदेश, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के भिलाई की ओर रवाना होना पड़ा, तब मैंने नक्शे में सबसे पहले यही ढूंढने का प्रयास किया कि यहाँ समुद्र है कि नहीं। यह जानकर कि यहाँ आसपास कहीं समुद्र नहीं है, मैं बहुत दुखी हुआ, पर यह सोचकर मन को आश्वस्त किया कि आसमान यहाँ भी है, क्योंकि आसमान से भी अधिक प्यार मैं करता था। यदि मैं आसमान में जाकर रह सकता तो वहाँ भी जाकर बसा जा सकता है। जब मैं भिलाई इस्पात संयंत्र के आरसी लैब में काम कर रहा था, उस समय मेरे दुख का कारण यही था कि मेरे कमरे में ऐसी कोई खिड़की नहीं थी जो आसमान की ओर खुलती हो। इसलिए दुख दूर करने के लिए बीच बीच में मैं काम रोककर कमरे के बाहर आ जाता, आसमान की ओर ताकता और नीला आसमान देखकर खुश होता। समुद्र और नदी को ना देख पाने का दुख मैं आसमान को देखकर भुला देता। एक दिन अचानक मैंने आसमान निहारने के बाद पहली बार दूर तक नज़र डाली। वहाँ एक जगह पर मुझे घना झुरमुट नजर आया, झाड़ियाँ भी थी। मैंने सोचा क्यों ना उधर जाऊँ, वहाँ पेड़ों पर चिड़िया भी होगी, नीचे सलब और भ्रमर मंडराते भी होंगे। मैं प्रथम तल की बालकनी पर खड़ा था। सीढ़ियाँ उतर कर मैं झुरमुट की ओर चला गया। जैसे मैंने प्रतीक्षा की थी, वैसे ही वहाँ पेड़ों पर कई तरह की चिड़िया बैठी थी। मैंने यह भी देखा कि भ्रमर और सलब पेड़ों के आसपास उड़ रहे हैं। ऊपर आसमान, उसमें चांदी से सफ़ेद बादल। मैंने बादलों की ओर देखा, कैसा सुंदर दृश्य, शीतल मंद समीर का प्रवाह। मेरा मन खुशी से भर गया। जब मैं मंत्रमुग्ध हो खड़ा था, मैंने पास ही एक तालाब देखा जो आसपास से ढका हुआ था। मैं नहीं जानता था उसे तालाब कहा जा सकता है या नहीं। वो सीमेंट से बनी हुई एक टंकी थी जो 30 फुट लंबी और 20 फुट चौड़ी थी। मुझे पता चला इसके पानी का उपयोग अग्निशमन विभाग की दमकल मशीनों में भरने तथा कुछ निर्माण कार्यों में किया जाता है। बड़े सवेरे जब दमकल मशीनों में पानी भर लिया जाता है, तब तालाब का किनारा वीरान हो जाता है। तालाब के समीप पहुंचकर मैं पानी की सतह पर लगातार नजर डालते रहता। मैं यही देखता था कि तालाब में मछलियां है या नहीं। मछलियां मेरी कमजोरी है। मैं गांव में घर के सामने झील की
लहरों में किनारों पर अटकेलियां करती छोटी मछलियों को देखा करता था। उनकी यादें बहुत स्वप्नों की तरह आज भी मुझे हर्ष से पुलकित कर देती हैं, लेकिन तालाब में कोई भी मछली नहीं दिखाई दी। फिर भी मैं निराश नहीं हुआ। जल के सामीप्य से उत्पन्न सिहरन, निरंतर प्रवाहित मंद समीर, चिड़िया, वृक्ष, सबने मिलकर वही स्थान मेरे लिए प्रिय बना दिया। मैं वहाँ गए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। अवकाश के वक्त मैं वहाँ पहुँच जाता, भ्रमर, शलभ, चिड़ियों, वृक्षों आदि को बारी बारी से देखता खड़ा रहता। तालाब के किनारे पहुंचकर टकटकी बांध देखता रहता। ऐसे ही एक दिन मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक कोने में 2 छोटी मछलियाँ पानी की सतह पर तैर रही थी। यह देख मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई या तेजी से धड़कने लगी। मैं कुछ भी ना समझ पाया, पर शांति से खड़े रहकर मैंने गहरी सांस ली। मंद समीर ने आकर मुझे गले लगाया। जोश से भरकर मैंने तालाब के चारों ओर सूक्ष्म निरीक्षण किया। तब क्या देखता हूँ, तालाब के पूर्वी छोर पर पानी की सतह पर कुछ मछलियाँ आकार प्रकार में शफर मछली से मिलती जुलती हैं। ये तो तिलोपिया के किस्म की मछलियाँ थी जो यहाँ साधारणतया पाई जाती हैं। कुछ समय मैंने इन मछलियों के समीप बिताया, फिर दफ्तर लौट आया। काम की समाप्ति पर घर की ओर चला। दूसरे दिन सवेरे पत्नी ने रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटा मसल कर रखा था। उसमें से 2 गोला आटा लेकर मैंने कागज में लपेट कर रख लिया। दफ्तर जाते समय टिफिन के साथ उस आटे को मैंने भी अपने साथ ले गया। दफ्तर में बैग, कलम आदि मेज पर रखने के बाद मैं तालाब की ओर चला। मसले हुए आटे का थोड़ा अंश लेकर गेहूं के दाने के आकार के छोटे छोटे गोले बनाने के बाद तालाब में उस ओर फेंक दिया जहां मछलियां दिखाई दी। मछलियां इधर उधर ऐसे तैर रही थी जैसे उस ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, बिना अपना काम करता रहा। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। सहसा उनमें से एक मछली बिजली की गति से तैरती हुई आई और आटे के एक गोले को निगल ली और भाग गई। इसके बाद धीरे धीरे कई मछलियां आकर फेंके हुए गेहूं के आटे के छोटे छोटे गोले को खाने लगी। अब गोलों को खाने के लिए मछलियों में होड़ लग गई। ऐसी स्थिति 1-2 दिन में अचानक बनी। मछलियों के साथ धैर्यपूर्वक मेरा जो दीर्घकालीन प्रयत्न और संपर्क रहा, इसी के फलस्वरूप ऐसी स्थिति बनी। चिर संचित अभिलाषा की पूर्ति की संतुष्टि उन दिनों मेरे चेहरे पर दिखाई देने लगी। मछलियों को खिलाने का मेरा काम लगातार चलता रहा। दफ्तर में काम में मेरी अब कोई रुचि नहीं रही। मेरी दुनिया में मछलियाँ थी और मैं था। इस प्रकार महीनों बीत गए। मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन चुका था कि तालाब में मछलियाँ हर दिन मेरे आने की राह देखा करती थी। सवेरे ज्यों ही मैं तालाब के किनारे पहुंचता, त्यों ही सभी मछलियाँ बड़े चाव से फेंके आटे के गोले खाने के लिए पानी की सतह पर झुंड में आकर हाजिर हो जाती है। एक दिन मैंने आटे का गोला बनाकर अपने हाथ पर रख लिया, उसे पानी की सतह पर रखा। मेरी हथेली पर रखे आटे के गोले में से मछलियाँ बड़े उत्साह से आटे खाने लगी। इसके बाद स्थिति यहाँ तक आ गई, यदि आटे का गोला मैं हथेली पर रखकर पानी में डुबोए रखता तो मछलियाँ मेरी हथेली पर बैठकर उसे खा लेती। मछलियों ने मुझ पर भरोसा किया, मुझसे प्यार किया। मैंने भी मछलियों से प्यार किया, उस पर भरोसा किया। हमारे मन आपस में मिल चुके थे। अब तक आसपास के लोगों को पता चल चुका था कि मैं रोज तालाब के किनारे जाया करता हूं और मछलियों को खिलाया करता हूं। विशेषकर जब हमारे ऑफिस के कैंटीन के कर्मचारियों को यह पता चला, उनमें से कुछ लोग अक्सर मछलियों को देखने के लिए तालाब के किनारे आने लगे। इसी बीच दुखद घटना घटी। एक दिन मैं तालाब के किनारे पहुंचा, तब मेरी अगवानी करने एक भी मछली पानी की सतह पर नहीं आई। सच्चाई यह थी कि तालाब में एक भी मछली नहीं थी। फिर मेरा स्वागत करने कैसे आती? बाद में पता चला हमारे कैंटीन के कुछ कर्मचारियों ने जाल फेंककर सारी मछलियों को पकड़ लिया और पकाकर खा लिया। इस घटना से मुझे बहुत दुख हुआ, जो कहा नहीं जा सकता। कहते हैं विपदाएं एक साथ आ टपकती हैं। ना मालूम क्यों उन्हीं दिनों अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने तालाब के किनारे के सारे पेड़ झाड़ियों को काट डाला। अब तो वहाँ के तालाब में मछलियाँ नहीं रही, पेड़ भी नहीं रहे।
और पक्षी भी नहीं रहे। भ्रमर शलभ सब वहाँ अब नहीं आया करते, न मंडराया करते। अब वहाँ मेरा कोई आना जाना भी नहीं रहा, मेरा वहाँ जाना भी बंद हो गया। जीवन के दफ्तर में और बालकनी तक सिमट कर रह गया। मेरा हमसफर केवल आसमान, वह जो हर दिन हर वक्त रहेगा नजरों। धन्यवाद। প্রথম কবিতা পাঠ করছি, আর আমার কবিতার অনুবাদ করছেন এবং পাঠ করছেন আমাদের সবারই প্রিয় কবি সন্তোষ ঝাঁঝি, আমাদের প্রগতিশীল লেখক সংঘের। প্রথম কবিতা করোনা মেঘের ধোঁয়াশা, 20/6/2020 লেখা। করোনা মেঘের ধোঁয়াশায় ঘেরা বাতাবরণ, ত্রস্ত সিংহাসন, ত্রস্ত সময়। সভ্যতার মাথায় চুল খামছানো চিন্তা, সভ্যতার মাথায় চুল খামছানো চিন্তা। সভ্যতা পথ ছাড়েনি, চলছে দৃপ্ত ভঙ্গিতে। দিন আসছে, দিন আসছে, খবর পাচ্ছি ইথারের মুখে। রাতের 12টা বাজলেই তো সকালের সূর্য সকাল আনে, রাতের 12টা বাজলেই তো সকালের সূর্য সকাল आने। आदरणीय मधु भट्टाचार्य जी की कविता का अनुवाद मैं कर रही हूँ। मैं संतोष झांझी। कोरोना बादलों के धुंधलके में घिरा वातावरण, अस्त सिंहासन, अस्त समय, सभ्यता के मस्तक पर सिर धुनती चिंता। सभ्यता ने राह नहीं छोड़ी, चल रही शांतचित। आए दिन खबरें मिलती हैं, रात 12 बजते ही तो भोर का सूर्य लाता है भोर। এবারে আমার দ্বিতীয় কবিতা হে বঙ্গ হে ভারত, 19/5/2017 লিখেছিলাম। হে বঙ্গ হে ভারত, হে সারা দুনিয়া, শেষ নমস্কারের দিন ক্রমাগত। অর্জন করার মতো কিছুই করিনি, যা কিছু দিয়েছ সব তোমাদেরই দান। অসময়ে উজানে হাঁটা দায় ছিল, হেঁটে গেছি হেঁটে গেছি আজীবন। ক্ষমা চাইবার ধৃষ্টতা আমার নেই, এবার শূন্য হাতে বিদায়, বিদায় নিতে এই আমি নতমস্তক। उनकी दूसरी कविता का पाठ कर रही हूँ। हे बंग, हे भारत, हे समस्त संसार, धीरे धीरे अंतिम नमस्कार का दिन आ रहा है। अर्जन करने योग्य कुछ भी नहीं किया, जो भी तुमसे पाया सब तुम्हें अर्पण। असमय अनजाने चलना दायित्व था, चलता चला गया आजीवन। क्षमा मांगने की धृष्टता मुझ में नहीं, अब शून्य हाथों से विदा लेने ही मैं नतमस्तक हूँ। তৃতীয় কবিতাটা পড়ছি, 28/3/2020 লেখা। মানুষের আজ চরম সংকট, মানুষের আজ চরম সংকট। এই সভ্যতা আজ বিলুপ্তির মুখে, মানবতা আজ বড়ই একা। আর হে মহানুভব কবি, বুদ্ধিজীবী, রাজন্য, ধনবানগণ, এখনও কি হিসেব কষবে তুমি না আমি কে বড়, কে বেশি মহান, আর কে প্রভু হবে এই বিশ্বের? পারবে নাকি মানুষের পাশে মানবতায় এক হতে? এসো হাতে হাত ধরো, স্লোগান হোক একটাই, মানুষকে বাঁচাও। मधु भट्टाचार्य जी की तीसरी कविता का अनुवाद है। मानवता है आज चरम संकट में, हे सभ्यता आज है विलुप्त होने की कगार पर। मानवता आज है बहुत एकाकी, और ये महानुभाव कवि और बुद्धिजीवी, राजा और धनवानगण अभी भी क्या गुणाभाग कर रहे होंगे। तुम या मैं, कौन बड़ा, कौन अधिक महान है, कौन स्वामी बनेगा इस विश्व का? क्या एक हो पाएंगी मनुष्य में मनुष्यता? आओ एक दूसरे का हाथ थामे, स्लोगन हो केवल एक, मानवता को बचाओ, मानवता को बचाओ। धन्यवाद, नमस्कार।
ধন্যবাদ।